Hello friends, welcome to the Fast IAS Academy. My name is Pisun Bawa. Today we will discuss पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 5। आज हम लोग पेपर 3 में जो पार्ट ए में हमारे यूनिट 5 में सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स नामक जो विषय जुड़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज से आने वाली हमारी 10 से 15 क्लासों में इस यूनिट को संपूर्ण मेंस के सिलेबस के आधार पर कवर किया जाएगा। किसी भी यूनिट को करने से पहले उसका सिलेबस को देखना एक आवश्यक माना जाता है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमें उस यूनिट को कैसे कवर करना है, उससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यूनिट का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और आपका सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता, इसको हिंदी में हम कह देंगे। अब आते हैं हम इस यूनिट के सिलेबस पर कि इस यूनिट में हमारे सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हमारा पहला पॉइंट्स है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन या डेटा संकलन की विधियां। सबसे पहले हमें इसमें समझना पड़ेगा कि डेटा या डाटा क्या होता है, इसका अध्ययन करेंगे। उसके हम बाद हम डाटा के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा जो वर्तमान में आवश्यकता बन चुकी है बिग डेटा, उसके बारे में भी ज़रा समझेंगे। फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे कि मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन या डाटा संकलन की विधियाँ। दूसरा हमारा टॉपिक है मीन, मोड एंड मीडियन, मीन, मीडियन एंड मोड, इनका कैलकुलेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस। हमारे माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणनाएं और व्याख्याओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस, डेटा विश्लेषण के प्रकार। सामान्यतः जब हम देखते हैं तो डेटा विश्लेषण के हमें 5 से 6 प्रकार मिलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 2 प्रकारों के बारे में ही हमें अध्ययन करना है। एक आपका है डिस्क्रिप्टिव डेटा एंड दूसरा है इन्फेरेंटियल डेटा या वर्णनात्मक डाटा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका अनुमानात्मक डाटा हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारे सिलेबस में दिया है मेथड ऑफ सैम्पलिंग्स, अर्थात प्रति चयन की विधियां। या जो हमारे पुराने सिलेबस में प्रादर्श नाम से एक टॉपिक हुआ करता था गणित के अंतर्गत या मैथ के अंतर्गत, जो प्रादर्श नाम से या सैम्पलिंग नाम से टॉपिक दिया हुआ करता था, उसी को इस यहाँ किस नाम से दिया गया है? आपकी प्रति चयन के नाम से दिया हुआ है। इसके बाद यदि हम आगे सिलेबस पर नज़र डालें तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा डेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, अर्थात डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन कौन सी तकनीकें हैं। इसमें आपकी टेबल्स के बारे में हमें पढ़ना है, चार्ट्स के बारे में पढ़ना है और ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। टेबल, चार्ट और ग्राफ के बारे में हम इनका अध्ययन करेंगे। टेबल फॉर्म में मीन्स अपना जो डेटा रहता है उसके बारे में अध्ययन करना है कि जैसे आपके वीक के नाम दिए हुए हैं, डेज के नाम दिए हुए हैं किसी वीक के, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आज कितने बच्चे आए? 20 बच्चे आए मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में कितने आए आपके? 25 बच्चे आए। तो इस रूप से डेटा जब प्रेजेंटेशन किया जाता है तो वह किस फॉर्म में कहलाता है? आपकी टेबल के फॉर्म में कहलाता है। इसी प्रकार आपको चार्ट और ग्राफ के बारे में भी हमें इसमें अध्ययन करना है। तो हम जब इसका टॉपिक को देखेंगे तो उसका गहराई से अध्ययन या डीपली इसको लर्न करेंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। जिसने अभी 2023 का मेंस दिया होगा उसमें आपने देखा होगा 11 मार्क्स का आपकी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आया था। तो हम इसी प्रकार के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रायिकता की बुनियादी अवधारणाएं कहा जाएगा। तो सबसे पहला आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन, या हमारे जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या समझेंगे? डेटा क्या है। तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे? डेटा क्या है। आपने
कंप्यूटर पढ़ा हुआ तो कंप्यूटर में दो पहलुओं का अध्ययन किया हुआ। एक है आपका इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है डेटा। फिर आपने सुना होगा कि सीपीयू क्या करता है, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वह डेटा को किस में चेंज करता है, आपकी इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। तो डेटा क्या होता है, आपकी कच्ची जानकारी। यदि इसे अपन देखें, क्या कच्ची जानकारी या आपकी जो रॉ इंफॉर्मेशन होती है, उसे क्या कहते हैं, हम डेटा कहते हैं। तो हमें किसी भी व्यक्ति, स्थान, किसी भी प्रकार की विशेषताएं, उनके बारे में जब हमें प्रारंभिक जानकारी होती है, तो उस प्रारंभिक जानकारी को या कच्ची जानकारी को या आधी अधूरी जानकारी को या बिना प्रोसेस की हुई जानकारी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा डेटा कहा जाता है। जब इस डेटा को प्रोसेस कर लिया जाता है और मुख्य रूप से जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए पड़ती है वो प्राप्त हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। या जब डेटा को प्रोसेस कर लिया जाता है, जो कर लिया जाता है, और हमें जिन तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है और उन तथ्यों की प्राप्ति कर ली जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, आपका इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो हमने इसमें क्या देखा है, अभी डेटा समझा है। अब दूसरा वर्ड क्या है आपका, डेटा कलेक्शन। क्योंकि आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन या डेटा के संकलन की हमारी विधियां हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। तो सबसे पहले अपन ने इसमें क्या देखा है कि आपका डेटा क्या होता है। तो अपन ने डेटा को क्या कहा है, जो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। या जो अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका डेटा कहा जाता है। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, डेटा कलेक्शन क्या होता है या डाटा का संकलन क्या होता है। तो डेटा संकलन इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अर्थात डेटा का संकलन क्या है, आपकी एक प्रक्रिया है या एक क्या है, आपकी प्रोसेस है, जिसमें किया किया जाता है, भिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित की जाती है। विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो आपका कभी भी आ जाए कि डेटा संकलन या डेटा कलेक्शन क्या है, तो आपको इसमें केवल एक डायग्राम से याद करना है डेटा कलेक्शन को। ये क्या है, आपकी एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंतर्गत क्या है, जो आपके वेरियस सोर्स हैं, वेरियस सोर्स हैं, उनसे क्या की जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, आपका कलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका डेटा कलेक्शन कहा जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसमें इसके उदाहरण क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये क्या करता है, भिन्न लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का डेटा का कलेक्शन है या आंकड़ों का संकलन है। इन्हें हिंदी में आंकड़ों के अलावा क्या कहा जाता है, समंक भी कहा जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका समंक का संकलन है। तो अपन एग्जाम्पल में क्या है, आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके द्वारा जो जानकारी एकत्रित की जाती है वो ही क्या है, आपकी डेटा कलेक्शन है। दूसरा क्या हो जाएगा, आपका सेंसस या जो जनगणना होती है उसके द्वारा जो जानकारी प्राप्त की जाएगी उसे भी क्या कहेंगे, हम डेटा का कलेक्शन कह देंगे। इसमें अपन क्या देखेंगे, भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल, जैसे आपका सर्वे है, आपकी रिसर्च है, इंटरव्यूज हैं एंड डेटा बेसिस हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। हम इन्हें हिंदी में भी देखेंगे, सर्वेक्षण, अनुसंधान, इंटरव्यू और डेटाबेस, ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसमें दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा। इस इंफॉर्मेशन का किस में प्रयोग किया जाता है, डेटा को व्यवस्थित करने में और उसको एनालिसिस करने में इसका प्रयोग किया जाता है या संगठित करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। विच हेल्प्स मेकिंग डिसीजंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम,
जो हमारी किस में मदद करेगी, डिसीजन लेने में या निर्णय लेने में हमारी मदद कर देगी, और हमारी जो समस्या रहेगी उसका समाधान यह करेगी। जैसे हमें परिवार से संबंधित जानकारी, जैसे भारत में या किसी भारत के राज्य में कुपोषण की स्थिति क्या है, मातृ मृत्यु दर या एमएमआर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, इस समस्त की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की टीम द्वारा इसमें डेटा का कलेक्शन किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके बाद जानकारी प्राप्त की जाती है। उस जानकारी का प्राप्त करके हम क्या करते हैं, समस्याओं को हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यही आपका इस जानकारी को व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें निर्णय लेने में, आपके डिसीजन मेकिंग डिसीजन और समस्याओं के समाधान करने में मदद मिलती है। सॉल्विंग प्रॉब्लम में इसकी हमारी हेल्प मिलती है। क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं हमारे कि डेटा संकलन हमारे उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा कलेक्शन, या हमारे डेटा के संकलन के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है हमारा, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जानकारी को एकत्र करना। दूसरा क्या है, टू ऑर्गेनाइज एंड एनालिसिस डेटा, डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करना हमारा उद्देश्य हो जाएगा या हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में जो हमें मदद प्राप्त होगी वो भी हमारा डेटा एनालिसिस का एक यूज हो जाएगा या ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। टू हेल्प सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, समस्याओं के समाधान करने में हमें जो मदद मिलती है वो भी इसका क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य हो जाएगा। तो मेनली हमने इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। फर्स्ट है आपका टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेकेंड है आपका टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा, थर्ड है आपका टू हेल्प डिसीजन मेकिंग, एंड फोर्थ है आपका टू हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे कि डेटा के कितने प्रकार होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कलेक्शन, मीन्स डेटा की संकलन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। डेटा के टाइप, बेस क्या है आपका, कलेक्शन के आधार पर 2 टाइप्स के डेटा होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका प्राइमरी डेटा एंड सेकंड हो जाएगा आपका सेकेंडरी डेटा। क्लियर। पहला क्या है आपका प्राइमरी डेटा और दूसरा क्या है आपका सेकेंडरी डेटा। अब यहाँ पर आपको एक याद रखना कि प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा, जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी डेटा कहते हैं। या और जिस उद्देश्य से, या आपको जिस, जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट के लिए इस डेटा का प्रयोग किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, प्राइमरी डेटा कहते हैं। इसमें हमने 2 पॉइंट देखे अभी कि प्राइमरी डेटा क्या है। तो अपन ने सबसे पहले कहा कि जो आपका पहली बार कलेक्ट किया जाता है या फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है तो उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या है आपका, आपका जो एक बार कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस के बाद उस डेटा को पुनः प्रोसेस किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। दोनों के एक पॉइंट हो गए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्राइमरी डेटा क्या है आपका, जिस ऑब्जेक्ट के लिए इसको कलेक्ट किया जाता है उसी ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या इसका यूज किया जाता है। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है आपका, जिस उद्देश्य से इसको कलेक्ट किया जाता है उसके अतिरिक्त इसका यूज अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। क्लियर है आपके लिए यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम, हमारा प्राइमरी डेटा क्या है एक बार देखते हैं इसके लिए। दीज आर द डेटा विच आर रिसर्चर कलेक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि हमने अभी बताया है आपको, वे डेटा जिन्हें शोधकर्ता द्वारा अपने प्रयोग के लिए
पहली बार एकत्रित करता है, कलेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम फॉर यूज हिज एक्सपेरिमेंट्स। ये आपका हो गया जो भी हमने पहले बताया कि प्राइमरी डेटा क्या है, जो पहली बार वो आपके कलेक्ट करने वाले के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, या आपके रिसर्चर के द्वारा या अनुसंधान करने वाले के द्वारा यह कलेक्ट किया जाता है। सिंस दे आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। क्योंकि इसको पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, आपका प्राइमरी डेटा या प्राथमिक डेटा कहा जा रहा है। इन्हें पहली बार एकत्रित किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आपका प्राइमरी डेटा कहा जाता है। क्लियर है आपके लिए? अभी अपन ने इसको ऊपर देख ही लिया था, तो अब ऐसा तो है नहीं है कि अपन को सिंपल परिभाषा तो अपन ने अपनी सामान्य समझ विकसित करने के लिए वो परिभाषा समझ ली। अब किसी आपके जो रिसर्चर हैं या जो आपके इसमें फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा इसकी क्या परिभाषा दी जाती है या क्या डेफिनेशन दी गई है, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग टू द हॉरेस्ट सिक्वेस्ट ने क्या कहा है, प्राइमरी डेटा मीन्स डूज विच आर बर्बल डेट इज डूज विच हैव लिटिल और नो ग्रुपिंग। अर्थात हॉरेस्ट सिक्वेस्ट के अनुसार प्राइमरी डेटा का क्या मतलब है, जो मौखिक है यानी जो बहुत कम या कोई समूहीकरण नहीं है जिनका, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, इवेंट्स आर रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड एज दे आर फाउंड दे आर एसेंशियली रॉ मटेरियल्स। ये क्या होते हैं, मुख्यतः रॉ मटेरियल्स की भांति होते हैं। इन्हें फिर से अपन हिंदी में समझते हैं। प्राथमिक डेटा का क्या मतलब है, जो क्या होते हैं, आपके बर्बल या मौखिक होते हैं, जो बहुत कम या कोई समूहीकरण नहीं हुआ है। डूज विच हैव लिटिल और नो ग्रुपिंग, जो छोटे हैं उनका कोई समूहीकरण नहीं हुआ है। घटनाएं रिकॉर्ड की जाती हैं, रिकॉर्ड्स, ठीक है, जैसे ही वे पाई जाती हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। वे अनिवार्य रूप से कच्चा माल या रॉ मटेरियल्स के रूप में होते हैं। जैसे कोई घटना हुई उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। समझिए जैसे बांग्लादेश में हिंसा हुई थी, अभी आपने न्यूज से आप कनेक्ट हो, तो वहाँ पर जो भी हिंसा से संबंधित वीडियो थे वहाँ पर पूरे वीडियो दिखाए रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अब वहाँ से के जैसे राष्ट्रपति भवन में लोगों ने जाकर वहाँ पर कब्जा कर लिया, तो उनका अलग वीडियो आया। शेख हसीना जी का भारत आई, तो उनका जिस चौपर के द्वारा वो भारत आई, उनका अलग वीडियो आया। तो जब उनको रिकॉर्ड करके पूरा संपूर्ण वीडियो बनाया गया, तो वो क्या है, आपका प्राइमरी डेटा है। जब उस वीडियो में से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स निकाले गए, वो क्या है, आपकी सेकेंडरी डेटा है। जैसे अपन पॉजिटिव एग्जाम्पल लें तो अपन आपके अभी पेरिस ओलंपिक जो खत्म हुए हैं उसमें देख सकते हैं कि एआई के द्वारा क्या किया गया था, वहाँ की संपूर्ण वीडियो बना ली जाती थी। जो हाइलाइट्स जो इस बार बनाए गए हैं आपके पेरिस ओलंपिक में, वो क्या बनाए गए हैं, एआई के द्वारा बनाए गए हैं। और जो क्लिप्स बनाई गई हैं वो भी किसके द्वारा बनाई गई हैं, एआई के द्वारा बनाई गई हैं। तो जो संपूर्ण वीडियो है वो क्या है, आपका प्राइमरी डेटा है। उसमें से छोटी छोटी क्लिप्स बनाई जा रही हैं, वो क्या है, आपका सेकेंडरी डेटा है। या जो हाइलाइट्स बनाए जा रहे हैं वो क्या है, आपका सेकेंडरी डेटा है। तो आपके हैरियस सिक्वेस्ट क्या कह रहे हैं कि जिनका बिल्कुल अभी जिनको दर्ज किया गया है, जिनको प्रोसेस नहीं किया गया है, उन्हें हम क्या कह देंगे, आपका प्राइमरी डेटा कह देंगे। क्लियर है आपके लिए? इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, इफ अ पर्सन कलेक्ट्स अ डेटा फ्रॉम अ न्यू अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम रिगार्डिंग रूरल लोन, देन द कलेक्टेड मटेरियल विल बी कॉल्ड प्राइमरी फॉर हिम। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण ऋण के संबंध में पहली बार किसी नए खाते के संबंध में डेटा एकत्रित कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम प्राथमिक डेटा कहलाएंगे। कि किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी बैंक के आदमी बैंक के कर्मचारी एम्प्लॉय द्वारा ऋण से संबंधित जो पहली बार जानकारी एकत्रित की जाती है, वो क्या है, आपकी प्राइमरी डेटा हो जाएगी। या फिर उसकी जो जानकारी प्राप्त कर ली, अब उसमें यदि वो डिवाइड कर दे, 10,000 से ज़्यादा जिसका लोन है उनके लिए अलग एक बना दे, 20,000 से ज़्यादा जिनका लोन है उनके लिए अलग बना दे, 30,000 से ज़्यादा जिनका लोन है उनके लिए अलग बना दे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सेकेंडरी डेटा हो जाएंगे। क्लियर? तो आपके प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी डेटा की कलेक्शन की मेथड कौन कौन सी हैं, जो हमारे मेनली
सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस में क्या दिया हुआ है? मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, या हमारे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, या हमारे डेटा संकलन की विधि। तो सबसे पहले हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन की मेथड देखेंगे, देन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स देखेंगे। क्लियर? तो हमारी कौन कौन सी विधि है? पहला है आपका डायरेक्ट पर्सनल रिसर्च, हाँ, तो पहला क्या है आपका? डायरेक्ट पर्सनल रिसर्च या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस विधि में क्या रहेगा? मीन्स डायरेक्ट व्यक्ति मीन्स जो आपका रिसर्चर रहेगा वो आपके डायरेक्ट व्यक्ति के पास जाएगा या डायरेक्ट पर्सन के पास जाएगा, उससे समस्त जानकारी प्राप्त करेगा। इन विधियों में हम प्रत्येक विधि का क्या देखेंगे? विधि क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं आपके, या गुण क्या है, इसके डीमेरिट्स या दोष क्या हैं, इसकी में कलेक्शन में हमें क्या सावधानियां रखनी है। ठीक है? तो इन प्रत्येक विधि में हम 4 बिंदुओं या एक अतिरिक्त 5 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे आगे। तो पहला क्या है आपका? डायरेक्ट पर्सनल रिसर्च या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट ओरल रिसर्च। इसमें क्या है आपका? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसमें इनडायरेक्टली रूप से व्यक्ति से मौखिक रूप से अनुसंधान या रिसर्च किया जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा आपका? ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और करस्पोंडेंट्स। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से जानकारी प्राप्त करना इसमें हो जाएगा। क्लियर आपका तीसरा थर्ड मेथड? उसके बाद आपकी फोर्थ मेथड क्या हो जाएगी? ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन बाय गेटिंग क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स। इसमें आपके मुखबिरों से प्रश्नावली भरवाकर जानकारी प्राप्त करवाई जाएगी। तो मीन्स इसमें जो व्यक्ति जाएंगे, मीन्स जो आपके मुखबिर रहेंगे, उनके द्वारा आपकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। किसके द्वारा? प्रश्नावली भरवाकर या क्वेश्चनरीज को फिल करवा के अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। फिफ्थ हो जाएगा आपका फिलिंग ऑफ शेड्यूल्स बाय एनुमेटरेटर्स या गणनाकर्ताओं द्वारा अनुसूचियां भरवा कर भी हम आपके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपकी कितनी मेथड हैं? आपकी 5 मेथड हैं। अब हम क्या करेंगे? इन 5 मेथडों को 4 आधार पर बताएंगे, 4 बेस पर की हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेथड क्या है, ठीक है? दूसरा क्या है? उसके ऑब्जेक्टिव क्या है या उसके उद्देश्य क्या है? थर्ड पर आ जाएंगे हम, उसके मेरिट्स क्या हैं या उसके गुण क्या हैं। फोर्थ पर आ जाएंगे हम, उसके डीमेरिट्स क्या हैं या उसके दोष क्या हैं। ठीक है? तो फिफ्थ हो जाएगा आपका, इसके हम 5 बेस पर इसको अपन लर्न करेंगे। फिफ्थ हो जाएंगे इसकी सावधानियां हमें उस विधि में क्या करनी है। तो हम आज से एक एक मेथड उठाएंगे और 5 मेथड को आपके 2 दिन या 3 दिन में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक और आपको ने एक वर्ड सुना होगा जो हमारे सिलेबस से रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन आपको कभी भी ऐसा पूछा जा सकता है। जो अभी आपने एक टर्म सुना होगा, बिग डेटा। ये बिग डेटा क्या है? तो बिग डेटा वो आपको 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आप समझो इसे, बिग और डेटा। बिग का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? बृहद। डेटा आपका डेटा ही है, मीन्स डेटा ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ डेटा। ये क्या हो जाएगा आपका? बिग डेटा हो जाएगा। इसकी इतनी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, या इसकी यूज क्या है, या इसकी इम्पोर्टेंस क्यों हो रही है? इसकी क्यों है इसकी इम्पोर्टेंस? क्या है इसका महत्व? जो आपकी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? मार्केट को क्या करती हैं समझने के लिए या एनालिसिस करने के लिए इसी डेटा का यूज करती हैं। कि आपने सोशल मीडिया पर आपके व्हाट्सएप,
आपके टेलीग्राम, आपके इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक जो मेटा आदि हैं, इन पर आपने किन जानकारियों को सबसे ज़्यादा सर्च किया है, उन्हीं जानकारियों, आपकी जो चॉइस है वो किस में है सबसे ज़्यादा, इन्हीं जानकारियों का प्रयोग किस में करें, इन्हीं जानकारियों को कलेक्ट करती हैं क्या कंपनियां। उसी आधार पर वह अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा देती हैं या उसी आधार पर वह प्रोडक्शन करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका ये डेटा हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, कहा जाएगा आपका बिग डेटा कहा जाएगा। इसकी कभी भी आपको विशेषताएं लिखने आए या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने आए तो 3B पर काम करता है ये आपका। वैरायटी मीन्स इसमें अलग अलग वैरायटी रहेंगी या अलग अलग पहलुओं पर या उसके अलग अलग गुणों पर अपन बात करेंगे, वैरायटी होती है इसमें। वेलोसिटी होती है मीन्स इसमें वेग, मीन्स जो ये डेटा रहता है बिग डेटा, इसे प्राप्त करने की गति बहुत अधिक गति पर बल दिया जाता है कि जैसे ही लोगों की जिस फील्ड में चॉइस ज़्यादा हो या लोगों को जो पसंद या नापसंद है उनके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त करने के लिए गति बहुत तेज रहती है या इस डेटा को प्राप्त करने के लिए वेलोसिटी अधिक होना चाहिए। और तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा या इसको प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक डेटा पर बल दिया जाता है। जितना ही ज़्यादा डेटा होगा उतने ही ज़्यादा हमारे लिए व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए बिग डेटा के लिए, तो ये भी आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम आगे देखें तो आज हम पहली मेथड करेंगे। पहली अपन ने जो 5 मेथड देखी थी उसमें आपकी पहली मेथड है डायरेक्ट पर्सनल रिसर्च या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत शोध। तो उसमें क्या है, इन दिस मेथड द रिसर्चर कलेक्ट्स डेटा बाय एस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द इन्फॉर्मेंट्स। इस विधि में क्या किया जाता है, शोधकर्ता सूचना दाताओं से सीधा संपर्क स्थापित करते हैं, क्लियर, और उसके बाद डेटा को एकत्रित करते हैं। तो आपको इसमें केवल इसके नाम से ही स्पष्ट होना जाना चाहिए, इसमें क्या है डायरेक्ट पर्सनल रिसर्च। डायरेक्ट मीन्स इसमें क्या रहेगी आपकी प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट रूप से हमें जो सूचना दे रहा है उनसे हम जुड़ेंगे और डेटा को प्राप्त करेंगे। फिर से इन दिस मेथड द रिसर्चर कलेक्ट्स डेटा, रिसर्च के द्वारा डेटा, रिसर्चर के द्वारा डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा आपको इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करके डेटा को प्राप्त किया जाता है। इस विधि में शोधकर्ता सूचनादाताओं से सीधा संपर्क स्थापित करते हैं और वह क्या करते हैं, डेटा को प्राप्त करते हैं। इन दिस द रिसर्चर हिमसेल्फ कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ दूज पीपल अबाउट whom ही वांट्स टू कलेक्ट डाटा। इसमें जो शोधकर्ता क्या है, स्वयं शोधकर्ता स्वयं उन लोगों से संपर्क में आता है जिनके बारे में वह डेटा एकत्रित करना चाहता है। तो आप लोग समझिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को कोई योजना बनानी है, तो जी को एक कोई योजना बनानी है आपकी, ठीक है। तो इस योजना के लिए उन्हें डेटा चाहिए है। तो इस डेटा को वो यदि व्यक्तिगत पर्सन टू पर्सन के पास जा रहे हैं, समझो यदि वो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कोई योजना बना रहे हैं, यदि वह प्रत्येक पर्सन के पास जा रहे हैं या इंडिविजुअल पर्सन के पास जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्ट पर्सनल रिसर्च कहलाएगी। लेकिन इसमें समस्या क्या होगी, क्या इतने लोगों के पास एक व्यक्ति का जाना संभव हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो जब इस मेथड की हम जो डीमेरिट्स या दोष देखेंगे उसमें हमारा क्या हो जाएगा, यह सीमित क्षेत्र तक इसका प्रयोग किया जा सकता है या लिमिटेड एरिया जो रहता है वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स या वाइड एरिया रहता है वहाँ इसका यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसके डीमेरिट्स हो जाएगा आपका। विशेषता क्या हो जाएगी आप, या इसकी गुण क्या हो जाएगा या मेरिट्स क्या हो जाएगा इसका, कि इसमें जो क्या रहेगा, डेटा रहेगा वह पूर्णतः कैसा रहेगा, सत्य रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है, बीच में जो इसमें व्यक्ति इंडिविजुअल जा रहा है, किसी चैनल के माध्यम से उसमें नहीं जा रहा है, इसलिए डेटा में जो आपकी पारदर्शिता रहेगी या ट्रांसपेरेंसिटी रहेगी वह क्या रहेगी, 100% होने की चांस रहेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत शोध क्या है। तो इस विधि में शोधकर्ता सूचनादाताओं से कैसा कर रहा है, आपका सीधा संपर्क स्थापित कर रहा है और डेटा को एकत्रित
कर रहा है। इसके बाद इसमें शोधकर्ता स्वयं उन लोगों से संपर्क में आता है जिन लोगों से उसे डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है। क्लियर? आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ बताया जा रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा प्रोत्साहन और बढ़े और आपको 2024 के मेंस के पहले अधिकाधिक वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएं जो आपके अभी और अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं आए हैं। फास्ट आईएएस का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके लिए कंटेंट, रिच कंटेंट बहुत कम शब्दों में, सरल शब्दों में प्रोवाइड कराया जाए, जो आपके अभी अन्य यूट्यूब चैनल से, अन्य संस्थानों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी उपयुक्तता क्या है या इसकी सुइटेबिलिटी क्या है। दिस सिस्टम इज सुइटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन, मीन्स यह प्रणाली निम्नलिखित स्थितियों में उपयुक्त हो सकती है। पहली सिचुएशन इसमें क्या हो जाएगी, वेयर मोर एम्फेसिस इज टू बी गिवन ऑन एक्यूरेसी, जहाँ सटीकता पर अधिक जोर देना होता है वहाँ इस विधि का प्रयोग किया जाता है, या एक्यूरेसी पर जहाँ अधिक बल देना होता है तो वहाँ आपको इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग चाहें तो आप एक पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हैं और केवल आप क्या कर रहे हैं, इसमें कीवर्ड के फॉर्म में आप अपने नोट्स बनाते जाएं। इससे क्या हुआ, जब आपका मेंस रहेगा उस दिन आप इसको कम से कम 1 घंटे में पूरी यूनिट को आप रिवीजन कर सकते हैं। आप या कहीं भी जा रहे हैं, कोचिंग से रूम पर जा रहे हैं, तो उसको आप आराम से कैरी करके उसको आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसे बताया जाए तो आपको क्या करना है, आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है और कीवर्ड के रूप में उनके नोट्स को कंप्लीट करते जाना है। तो क्या है, पहला आपका एक्यूरेसी हो गई या सटीकता पर, इस पर अधिक जोर दिया जाता है, ये इसकी क्या हो गया है, एक उपयुक्तता या सुटेबिलिटी हो जाएगी। दूसरा क्या है, वियर द एरिया ऑफ रिसर्चर इज लिमिटेड एंड लोकल इन नेचर, अच्छा शोध का क्षेत्र कैसा हो, सीमित हो, एरिया ऑफ द रिसर्च इज लिमिटेड, स्थानीय प्रकृति का हो, लोकल नेचर का हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके यहाँ पर दो हो गए हैं, पहला आपका एक्यूरेसी हो गया है, सेकंड हो गया है आपका लिमिटेड एरिया हो गया है, और लोकल एरिया है हो गया है। क्लियर? इसके अलावा हम इसके थर्ड पर जाएंगे, इसकी थर्ड पर क्या रहेगा आपका, तो here due to complexity of the research it is considered necessary that the researcher himself to be present, जहाँ शोध की जटिलता होती है या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, तो वहाँ आवश्यक समझा जाता है शोधकर्ता स्वयं जाए। जैसे कि हम सामान्य में बोलते हैं, जहाँ मुद्दे बड़े होते हैं वहाँ हम खड़े होते हैं, ऐसे ही इसमें है कि जहाँ पर आपके जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है रिसर्चर लिए, वहां पर शोधकर्ता द्वारा स्वयं पहुंचा जाता है। ठीक है, तो 3 हो गए हैं हमारे। चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, वेयर एम्फेसिस इज टू बी गिवन ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा, जहां आंकड़ों की प्रामाणिकता पर अधिक जोर दिया जाता है या ऑथेंटिसिटी पर जोर दिया जाता है, तो वहां इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि या डायरेक्ट रिसर्च मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो फिर से हम इसकी जो आपके मेरिट्स दिए हुए हैं, जो आपकी सुइटेबिलिटी दी हुई है चारों, सबसे पहले हमने देखा है एक्यूरेसी, ठीक है, उसके बाद हमने देखा है इसका लोकल लिमिटेड एंड लोकल इन नेचर होता है, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर देखेंगे आपके इसमें क्या होती है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर इस मेथड का यूज किया जाता है। उसके बाद हमने देखा है जहाँ पर ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर भी इस मेथड का यूज किया जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे इसके मेरिट्स या गुण कौन से होते हैं और इसके आपके डीमेरिट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसका मेरिट्स में सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या होना चाहिए, हाई लेवल होता है, इसकी ये क्या है, गुण है या मेरिट्स है। तो सटीकता का उच्च स्तर होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रिसर्चर हिमसेल्फ द रिजल्ट गेट्स अ हाई लेवल एक्यूरेसी, शोधकर्ता इस स्वयं उपस्थित होने के कारण परिणाम में उच्च स्तर की क्या होती है, सटीकता होती है। तो आपका ये पहला क्या हो गया है, मेरिट्स हो गया है। दूसरा क्या है, ओरलिटी, द डेटा रिमेन्स ओरल, मौखिकता रहती है इसमें, इसमें व्यक्ति के द्वारा मौखिक रूप से या ओरल फॉर्म में या इंटरव्यू टाइप में
डेटा को कलेक्ट करने पर बल दिया जाता है। थर्ड इसमें क्या हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल मीन्स क्या हो जाएगा आपका लचीलापन हो जाएगा। दिस सिस्टम इज फ्लेक्सिबल बिकॉज द रिसर्चर कैन मैनिपुलेट द क्वेश्चंस एज पर नीड्स। यह प्रणाली लचीली होती है क्योंकि इसमें शोधकर्ता प्रश्नों की आवश्यकता अनुसार फेरबदल कर सकता है। क्लियर। फोर्थ क्या हो जाएगा इसमें होमोजेनिटी एंड कंपैरेटिबिलिटी। इसमें क्या हो जाएगी समरूपता होती है और आपकी तुलनात्मकता होती है। द डेटा इज कलेक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। इसमें डेटा क्या है स्वयं रिसर्चर द्वारा कलेक्ट किया जाता है। सो एलोंग होमोजेनिटी मीन्स इसके कारण उसमें क्या हो जाती है समरूपता हो जाती है क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। यदि इसमें अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा होता या भिन्न भिन्न पर्सन्स के द्वारा इसको कलेक्ट किया जा रहा होता तो क्या होती है अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती हैं जिससे क्या होती है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन इसमें क्या है सामान्यतः एक ही व्यक्ति के द्वारा डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी समरूपता या होमोजेनिटी हो जाएगी। तो क्लियर है आपके लिए। फोर आपके लिए क्या हो गए हैं इसके मेरिट्स हो गए हैं। आपका पांचवा क्या हो जाएगा अपॉर्चुनिटी टू चेक एक्यूरेसी। सटीकता की जांच का अवसर इसमें होता है। इसमें क्या होता है जब हम किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए जाएंगे और पहले हम क्या कलेक्ट करने जा रहे हैं लेकिन हमारे पास पहले से बिफोर कलेक्शन हमारे पास कुछ डेटा उपलब्ध है तो उसकी जांच किसके द्वारा हो जाएगी इस विधि के द्वारा हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी टू चेक एक्यूरेसी द रिसर्चर कैन चेक द ट्रूथफुलनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन इटसेल्फ। शोधकर्ता अपने निरीक्षण के दौरान ही सूचनादाता की सत्यता की जांच कर सकता है कि जिस व्यक्ति द्वारा सूचना दी जा रही है वह ठीक है या नहीं है वह सत्य है या नहीं है या उसमें कितनी ट्रूथफुलनेस है वो। क्लियर। तो हमने क्या देखी है इसके 5 गुण देखने का प्रयास किया है या मेरिट से देखने का प्रयास किया हुआ है। यदि आपको इसकी जो पीपीटी आपको पीपीटी फॉर्म में है पीडीएफ फॉर्म के रूप में नोट्स चाहिए है तो आप फास्ट आईएएस एकेडमी के जो नीचे नंबर चल रहे हैं आप यहाँ साइड में देख सकते हैं वहाँ आप कॉल करके आप पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए टेलीग्राम नंबर पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। क्लियर। तो पहला आपका डीमेरिट्स या दोष क्या है आपके अनसुइटेबल फॉर लार्ज एरिया। ये क्या है बड़े क्षेत्रों के लिए यह अनुपयुक्त होती है। क्यों होती है बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त क्योंकि इस हर एक व्यक्ति के पास या प्रत्येक पर्सन के पास इंडिविजुअली रूप से पहुंचना कठिन हो जाता है या यह एक आदर्श स्थिति हो जाएगी ना कि यथार्थ स्थिति। दिस मेथड इज नॉट सुइटेबल फॉर studying large area because the researcher himself cannot work in large area। बड़े क्षेत्रों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है ये क्योंकि शोधकर्ता स्वयं बड़े क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है वही जो हमने अभी बताया आपके लिए। उसके अलावा इसमें सेकंड क्या हो जाएगा पर्सनल बायस इन दिस मेथड। इसमें क्या होता है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होता है जैसे हमारा किसी व्यक्ति प्रति पूर्वाग्रह है कि इस वर्ग द्वारा या इस व्यक्ति द्वारा या इस मोहल्ले के लोगों द्वारा सामान्यतः इनका शिक्षा का स्तर कम है तो हम वहां पर जाने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ये पूर्वाग्रह है। तो इसमें पर्सनल बायस भी इसमें आ जाता है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर्स पर्सनल बायस कमिंग इन एंड थस देयर इज अ फियर ऑफ द कंक्लूजन बिकमिंग इनकरेक्ट। इसमें क्या है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह इस विधि में शोधकर्ता व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के सामने आने की पूरी संभावना रहती है कि इसमें व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है तो है आने की इसमें पूर्णतः संभावना रहती है और इस प्रकार निष्कर्ष गलत होने का भी डर रहता है कि ऐसा तो नहीं हमने व्यक्तिगत हमारे पूर्वाग्रह के कारण व्यक्ति के डेटा कलेक्शन या हमारे जिस उद्देश्य से हमने डेटा कलेक्शन करने का हमारा जो उद्देश्य था या हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे उन ऑब्जेक्टिव को हम पूरा नहीं कर पाए तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका एक दोष हो जाएगा या डीमेरिट हो जाएगा। थर्ड इसमें क्या है स्पेशलिटीज ऑफ द होल मीन समग्र की विशेषता प्रकट ना होना। स्पेशलिटीज ऑफ द होल नॉट
being revealed. Due to the limited areas of research, it is possible that the result obtained may not be fully reveal the speciality of the determined area and the conclusion may be misleading. इसमें क्या है, आपकी समग्र की विशेषता प्रकट नहीं होती है। शोध का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होने के कारण इसमें क्या है, जैसे सामान्यतः हमें इस पूरे एरिया का अध्ययन करना है तो व्यक्तिगत रूप से हम इस एरिया का अध्ययन कर लेंगे और इसके आधार पर हम कहाँ की जानकारी का अंदाज लगाएंगे, संपूर्ण क्षेत्र की जानकारी का अंदाज लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो संपूर्ण एरिया की विशेषता रहती है, समग्र की विशेषता रहती है, वह पूर्णतः प्रकट नहीं होती है या हमें उसकी पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फोर्थ नंबर पर क्या हो जाएगा आपका, मोर एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम एंड मनी। इसमें क्या होता है, जब एक व्यक्ति द्वारा, यहाँ पर ये आपके पर्सन से, एक व्यक्ति द्वारा, ये कोई व्यक्ति है, इसके द्वारा प्रत्येक पर्सन के पास जाने में, उससे डेटा कलेक्शन करने में क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा आपके धन की आवश्यकता होगी। तो समय एवं धन का अधिक व्यय होता है, जिसके कारण इस विधि को एक दोष बताया जाता है। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए या हमें इस विधि में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। लेक्चर्स इस विधि को प्रारंभ करने से पहले हमने आपको बताया था कि हम इसमें 5 आधार पर एक विधि का अध्ययन करेंगे। तो आपका ये जो लास्ट बेस है यही है। फर्स्ट क्या था, वह विधि क्या है। सेकंड नंबर पर उसके क्यों उसकी उपयुक्तता है। थर्ड नंबर पर उसके मेरिट्स या गुण क्या हैं। फोर्थ नंबर पर डीमेरिट्स क्या हैं। फिफ्थ नंबर पर इसकी प्रोक्यूशंस क्या हैं या इसकी सावधानियां क्या हैं। द रिसर्चर मस्ट टू बी ट्रूथफुल, diligent and patience in order to gain the confidence and cooperation of the information। शोधकर्ता उस सूचनादाता का विश्वास, जो हमारे लिए सूचना दे रहा है या जिस व्यक्ति से हम सूचना ले रहे हैं वहां जाकर उस पर हमें विश्वास करना चाहिए कि वो अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में सही सूचना दे रहा है। तो सूचनादाता का विश्वास होना चाहिए। सहयोग का प्राप्त करने के लिए ऐसा हमें उस पर विश्वास होना चाहिए और उसका भी विश्वास प्राप्त करने के लिए या उसका भी सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। मान लीजिए आप जनगणना के लिए हमें सरकार द्वारा किसी राज्य में भेजा जा रहा है, वहाँ व्यक्तियों से हमें जनगणना से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने हैं। यदि हम में धैर्य नहीं हुआ तो हमें लोग अपनी जानकारी नहीं देंगे। यदि हम लोगों का समय या उनका विश्वास नहीं जीत पाएंगे तो वो हमें जानकारी नहीं देंगे। यदि लोगों को हम क्या नहीं कर पाएंगे, अपने सहयोग में नहीं कर ले पाएंगे तो वह हमें जानकारी नहीं देंगे। तो क्या हो जाएगी, इसका सबसे पहला प्रिकॉशन हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन शुड बी फ्यू, सिंपल, क्लियर, सच दैट द आंसर डज नॉट फील बैड। हमें कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, उनसे संबंधित उनकी निजी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। यदि हमें किसी जानकारी प्राप्त करने की हमारे लिए क्या हो गई है, सत्ता प्राप्त हो गई है या हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें जानकारी प्राप्त करना है, तो हमारा उत्तरदायित्व क्या हो जाएगा कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित जानकारी नहीं मांगनी है। यदि हम उसके निजी जीवन से संबंधित जानकारी मांगेंगे तो उसे क्या हो सकता है, वह फील बैड भी कर सकता है या उसको बुरा भी लग सकता है। इसलिए हमारे क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, क्लियर, स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर, और ऐसे होने चाहिए जिससे व्यक्ति को प्रभावित ना हो या व्यक्ति को आंसर देने में कोई समस्या ना हो। क्लियर। तो हमारे थर्ड इसमें सावधानी क्या हो जाएगी, एज फॉर एज पॉसिबल द रिसर्चर शुड कीप हिज पर्सनल फीलिंग एंड बायस अवे सो डेट दे डू नॉट अफेक्ट द रिसर्च। जहां तक संभव हो शोधकर्ता को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और पूर्वाग्रहों को दूर रखना चाहिए ताकि उनका शोध का असर ना पड़े। इसमें क्या कहा गया है
कि जो रिसर्चर जा रहा है जहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को इससे इतर जाकर या व्यक्तिगत भावनाओं से परे जाकर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि उसका शोध पर कोई असर ना पड़े। तो ये क्या हो गई है, आज की हमारी पहली मेथड पूरी हो गई है। इसके अलावा आपके लेक्चर्स का समय भी हो रहा है, रोज आपको यही 45 मिनट के समथिंग आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। इस प्रकार से आपको 12 से 15 लेक्चर में संपूर्ण यूनिट कंप्लीट कराई जाएगी। आपके लिए दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में यहाँ कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बने रहिए फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। हैव अ नाइस डे।